मेरा नाम अनन्या है। हम 4 बहनें थीं और हमारा एक भाई था जो तीसरे नंबर पर था। मेरी 2 बड़ी बहनों से छोटा, लेकिन मुझसे और सबसे छोटी बहन से बड़ा। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अब घर में मेरे भाई की शादी की बारी थी, मगर वह शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता था। उसका कहना था कि पहले वह अपनी बाकी 2 बहनों की भी शादी करके ही चैन लेगा, उसके बाद ही अपनी शादी करेगा। माँ उसे बहुत समझाती थीं, आरव, पहले तू अपनी शादी कर ले। घर में बहू आ जाएगी तो बेटियों की शादी करने में आसानी होगी। लेकिन वह माँ की एक नहीं सुनता था। मैंने तो माँ को पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना शादी नहीं करूंगी। मुझे करियर बनाना था, खुद को खड़ा करना था। जबकि मेरी सबसे छोटी बहन रिया को पढ़ाई लिखाई में कतई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने माँ से साफ कह दिया था, अगर आप चाहो तो रिया की शादी कर दो, लेकिन मेरी बात मत छेड़ो। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था और उसी के कॉलेज में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, आदित्य। वह कभी कभी हमारे घर आया करता था। देखने में स्मार्ट था, मेरे भाई की ही उम्र का। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी वह हमारे घर आता उसकी नज़रें मुझ पर खास रहतीं। वो मुझे बार बार देखता और हल्की सी मुस्कान देता। मैंने कभी उसकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया। पता नहीं वह अपने आप को क्या समझता था। एक दिन घर पर मैं अकेली थी, जब अचानक वह आ गया, बहाना बनाकर कि आरव है क्या घर पर। मुझे लगा जैसे कुछ कहना चाहता है, पर तभी माँ आ गईं। वह थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझने लगी थी कि उसकी नज़र मुझ पर ही है। मुझे वह लड़का एकदम अच्छा नहीं लगा। दिखने में आकर्षक जरूर था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। मैंने उसके बारे में न माँ से कुछ कहा, न भाई से। मैं नहीं चाहती थी कि आरव की दोस्ती पर कोई असर पड़े। लेकिन अब जब भी वह घर आता, मैं दूसरे कमरे में चली जाती थी। फिर भी उसकी नज़रों में जैसे मुझे ढूंढने की आदत पड़ गई थी। इधर मेरी पढ़ाई जोरों पर थी। मैं अपने कॉलेज और असाइनमेंट्स में व्यस्त रही करती थी। फालतू बातों से दूर रहना ही बेहतर समझती थी। मुझे डर था कि अगर किसी गलत चीज में फंसी तो मेरी मेहनत और पढ़ाई दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो देखा कि घर में कुछ अजनबी लोग बैठे हैं। माँ और भाई उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे। मैं चौंक गई। ये लोग कौन हैं? मैंने कभी नहीं देखे। तभी रिया भाग कर आई और बोली, दीदी, ये आदित्य के घर वाले हैं। मैं हैरान रह गई। आदित्य के घर वाले हमारे घर पर क्या करने आए हैं? मैंने पूछा। रिया मुस्कुराई और शरारती आवाज में बोली, दीदी, आदित्य की माँ आपका रिश्ता लेकर आई हैं। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने गुस्से से कहा, उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो अपनी माँ को रिश्ता लेकर भेजे। दीदी, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? लड़का अच्छा है। और आपको पता है, आदित्य तो सब दोस्तों में सबसे अमीर है। उसके पापा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपार प्रॉपर्टी छोड़ी है, सब उसके नाम पर। रिया ने उत्साह से कहा, अगर आपकी शादी उससे हो गई तो आप रॉयल लाइफ जिएंगी। मैंने झुंझलाकर कहा, रिया, चुप हो जाओ। मैंने माँ को पहले ही मना कर रखा है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पहले अपनी पढ़ाई खत्म करूंगी, फिर जॉब करूंगी। हम मिडिल क्लास लोग हैं और पापा के जाने के बाद सिर्फ आरव ही है जो इस घर को चलाता है। हम सब उसकी जिम्मेदारी हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कमाऊं और भाई का बोझ बांटूं। मुझे पूरा यकीन है कि माँ इस रिश्ते को मना कर देंगी। मेरी बात सुनने के बाद रिया सिर्फ मुस्कुराई। पहले उनसे तो मिलने दो, फिर देखो क्या होता है। मैं नहाने चली गई थी। करीब 2 घंटे बाद वो लोग चले गए। थोड़ी देर बाद माँ मेरे कमरे में आई और बोली, अनन्या, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। मैं माँ की ओर देखती रह गई। माँ बोली, तुम्हारा रिश्ता आदित्य के घर से आया है। उसकी माँ और बहन खुद तुम्हारे हाथ मांगने आई थीं। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है वो जरूर बहुत अच्छी होगी। माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैंने हाँ कह दी है। उन्होंने कहा, इतने बड़े लोग खुद हमारे घर आकर रिश्ता लेकर आए हैं, भला इस मौके को कोई क्यों छोड़े? मेरे भीतर गुस्से की लहर उठी। माँ, आपने बिना मुझसे पूछे हाँ कैसे कर दी? माँ ने शांत स्वर में कहा। मैंने हाँ करने में जरा भी देरी नहीं की। ऐसे रिश्ते हर रोज नहीं आते। लड़के की माँ और बहन बेहद अच्छे लोग हैं और आदित्य तो कहता है कि वह तुम्हें बहुत पसंद करता है।
मैं स्तब्ध थी। माँ बोली, अगले हफ्ते वे लोग शादी की तारीख पक्की करने आएंगे। मैं और आरव बहुत खुश हैं। मैंने माँ से कहा। माँ, आप होश में हैं तो? मैंने साफ कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। माँ बोली, अब तुम्हें होश में आना चाहिए। ये नौकरी और पढ़ाई की जिद छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ। मैंने विरोध किया। मुझे आदित्य पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माँ बोली, देखो अनन्या, मैंने हाँ कह दी है। वो लोग बहुत अमीर हैं। अगर ये बात बाहर गई कि तुम रिश्ते से मना कर रही हो, तो लोग क्या कहेंगे? इतनी अच्छी फैमिली का रिश्ता ठुकरा दिया। उनका स्वर और दृढ़ हो गया। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर ली है। अब वो अपने पिता का बिजनेस संभालेगा। उसके पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ी है कि उसे मेहनत की जरूरत भी नहीं है। तुम वहां जाकर रानी बनोगी। माँ के चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि रिया के लिए भी वैसा ही रिश्ता आए। तेरी दोनों बड़ी बहनों की जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन तू खुश रहेगी। मुझे यकीन है कि तू वहां बहुत प्यार पाएगी। मैंने गुस्से में कहा, माँ, क्या आप अपनी बेटी की शादी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि लड़का अमीर है? अगर वो पैसे वाला है, लेकिन मुझे खुश नहीं रख पाया, तो उस अमीरी का क्या मतलब? माँ बोली, ऐसा मत बोलो। वह तुम्हें बहुत प्यार करेगा। उसने तुम्हें चुनकर ही अपनी माँ को भेजा है। तुम क्यों नहीं समझती? ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है। माँ मुझे अपनी बाहों में भींचते हुए समझा रही थीं, लेकिन मैं अंदर से टूट रही थी। मेरे घर में सभी इस रिश्ते से बेहद खुश थे, सिवाय मेरे। मैं तो सिर्फ अपनी मंजिल देख रही थी, पढ़ाई, करियर और आत्मनिर्भरता। लेकिन मेरी चाहत को जैसे किसी ने देखा ही नहीं। मैंने आरव भाई से बात करने की कोशिश की, मगर उसने भी वही कहा। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है अनन्या। हम सब के लिए वो रिश्ता वरदान है। और मैं तो हमेशा मन ही मन यही सोचता था कि काश मेरी किसी बहन की शादी आदित्य के घर में हो जाए। लेकिन कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि सीधे आदित्य से यह बात कह सकूं, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल और हमारा स्तर बिल्कुल अलग थे। वह कहाँ और हम कहाँ। फिर भी उसने तुझे पसंद कर लिया और अपने घर वालों को तेरा रिश्ता लेकर भेज दिया। ये सोचकर मैं दिल से बहुत खुश हूं। अब तो बस मेरी यही चाहत है कि जल्द से जल्द तेरी शादी आदित्य के साथ कर दूं। भाई की बातें सुनकर भी मैं अंदर से हिल गई थी। कोई भी मेरी इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे भाई का कहना था कि इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए वह अकेला ही काफी है, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और फिर घर वालों की खुशी के आगे मैंने अपनी खुद की चाहतों को दफना दिया था। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आदित्य पर आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा सपना बिखर गया था। उसने मेरे लिए अपने घर रिश्ता भिजवाकर मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी, बल्कि अब तो उसे सोचकर और ज्यादा झुंझलाहट होने लगी थी। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी फैमिली फिर से हमारे घर आई और शादी की तारीख फाइनल करके चली गई। मेरे लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स भी आए थे, लेकिन मैंने उनमें से एक भी गिफ्ट खोलकर नहीं देखा, क्योंकि न तो मुझे अपनी इस शादी में कोई दिलचस्पी थी और न ही अपने होने वाले ससुराल वालों में कोई खास रुचि थी। लेकिन जिसे भी यह पता चलता कि मेरा रिश्ता कपूर ग्रुप की चेन के मालिक आदित्य कपूर से तय हुआ है, वह मुझे बेहद किस्मत वाली कहकर बधाई देता। आदित्य मेरे भाई का पुराना कॉलेज वाला दोस्त था। उसने कई बार आरव भाई की मदद भी की थी। जब जब भाई को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए, जिन्हें भाई धीरे धीरे चुका देता था। घर के हर कोने में शादी की तैयारियों की हलचल थी। माँ ने भी मेरे लिए काफी कुछ जोड़कर रखा था, लेकिन आदित्य ने आरव से साफ कह दिया था कि न उसे दहेज चाहिए और न ही कोई भारी भरकम गहने। उसका कहना था कि वह बस मुझे पसंद करता है और उसे सिर्फ मेरा साथ चाहिए। इस बात ने घर वालों के मन में उसके और उसके परिवार के लिए और भी ज्यादा सम्मान भर दिया था, मानो उन्होंने हम पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया। उस दिन मैंने इतना रोया था कि लगता था जैसे मेरे सारे सपने उसी मंडप में टूटकर बिखर गए हों। फिर भी रस्में पूरी हो गईं और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले इतने संपन्न थे कि मेरी शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई थी।
आदित्य की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। सब कुछ बहुत धूमधाम से हुआ था। जब मैं उनके घर पहुंची तो मेरा स्वागत भी पूरे रीति रिवाज और मान सम्मान के साथ किया गया। आदित्य बेहद खुश नजर आ रहा था, लेकिन मेरा दिल भारी था। फिर भी अब जो कुछ भी था, जैसा भी था, वह मेरा पति था, और मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब शादी हो चुकी थी और लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं दुल्हन के जोड़े में सजी अपने कमरे में पति का इंतजार कर रही थी। शायद यह इंतजार थोड़ा लंबा ही होने वाला था, क्योंकि वह लोग अमीर घराने के थे। रात देर तक जागना, पार्टी करना उनके लिए आम बात थी। मैं कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। कमरे की सजावट बहुत ही खूबसूरत थी। हर तरफ फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी, जो मुझे सच में अच्छी लग रही थी। रात लगभग 2 बजे के आसपास आदित्य कमरे में आया और आते ही मेरे पास बैठ गया। उसने प्यार से मेरा घूंघट उठाया और मुस्कुराकर बोला, तुम नहीं जानती अनन्या, आज के दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार आज तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने बैठी हो। वह आगे बोला, मुझे तुम बहुत पसंद थी। कई बार मैंने सोचा कि तुमसे अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन हर बार बीच में कोई ना कोई आ जाता, या फिर तुम ही मुझसे दूरी बना लेती। तभी मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं खेलूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। इसी वजह से मैंने घर में साफ साफ बोल दिया कि मुझे तुम ही पसंद हो, और फिर मेरी माँ और बहनें खुशी खुशी तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर चली गईं। मैं अब भी चुप थी, उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने हल्के से पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? मैंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बहुत अच्छे हो। मेरे ये कहते ही वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं शायद उससे आगे कुछ और कहती, तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। वह एक्सक्यूज मी कहकर बिस्तर से उठा और कमरे के एक कोने में जाकर कॉल रिसीव करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को ऐसा कौन फोन कर सकता है। मैं इंतजार कर रही थी कि वह जल्दी से बात खत्म करके वापस मेरे पास आकर बैठ जाए। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए मेरे मन में उसके लिए हल्के हल्के सकारात्मक भाव आने लगे थे। वैसे भी पुरानी बातों को पकड़े रहने से क्या फायदा था। इंसान को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हमेशा अच्छे इरादों और साफ दिल से करनी चाहिए। ये सोचकर मैं थोड़ा हल्का महसूस करने लगी थी। लेकिन शायद मेरी यह छोटी सी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही मुझे लगा कि सब ठीक हो सकता है, उसी पल जैसे मेरी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। कॉल पर बात खत्म करने के बाद आदित्य वापस मेरे पास आया और बोला, सॉरी अनन्या, तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त अमेरिका से सिर्फ मेरी शादी अटेंड करने के लिए आया है। उसे आज सुबह पहुंचना था, लेकिन फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए वह अभी पहुंचा है। बेचारा न शादी देख पाया, न किसी को ढंग से जानता है यहाँ, इसलिए मुझे ही उसे एयरपोर्ट से लेने जाना पड़ेगा। मेरे अलावा और कोई नहीं जा सकता। बस मुझे 1 घंटा लगेगा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। वह आगे बोला, और हाँ, मैं तुम्हारा मुंह दिखाई वाला गिफ्ट भी लेना भूल गया। वो मम्मी के पास रखा है, वहीं से ले लूंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं जाऊं? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, आप जाइए। इस पर वह बोला, इन भारी दुल्हन वाले कपड़ों में तुम्हें बहुत थकान महसूस हो रही होगी। तुम एक काम करो, इन्हें बदल दो और कुछ हल्के कपड़े पहन लो, ताकि तुम आराम से बैठ सको। मैं वापस आऊंगा तो अपने हाथों से तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। ये कहकर वह मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा, इमरजेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है। जब तक वह वापस आता है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि लंबे समय से मेकअप भी टिका हुआ था और अब थोड़ा फीका पड़ने लगा था। मैंने अलमारी खोली तो उसमें एक से बढ़कर एक डिजाइनर और खूबसूरत कपड़े टंगे हुए थे। मैंने उनमें से एक सिंपल सा सूट निकाला, उसे पहन लिया और हल्का सा मेकअप दोबारा कर लिया। फिर मैं बिस्तर पर बैठकर आदित्य का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बैठते बैठते जब कमर और टांगें दुखने लगीं, तो मैं उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन वह अब तक वापस नहीं आया था। टहलते टहलते थक गई
तो मैंने सोचा थोड़ा लेटकर आराम कर लेती हूँ। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटने ही वाली थी, अचानक मुझे बाहर से शोर शराबे की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये कैसा शोर था? पहले तो समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हों और कहीं से रोने की आवाजें भी आ रही हों। मैं घबरा सी गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरी ननद अंदर आई। वह जोर जोर से रोती हुई मुझसे लिपट गई और हाँफती हुई बोली, भाभी, भैया। इतना कहकर वह नियंत्रण से बाहर होकर और भी अधिक फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसकी इस हालत का मतलब ही नहीं समझ पा रही थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तब उसने सुबकते हुए कहा, भाभी, आपको नहीं पता, भैया इस दुनिया में नहीं रहे। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं जैसे पत्थर की हो गई। मेरे होंठ कांप गए। मैंने अविश्वास में कहा, क्या कह रही हो तुम? वो तो अभी अभी अपने दोस्त को लेने एयरपोर्ट गए हैं। इस पर मेरी ननद और जोर से रोने लगी और बोली, नहीं भाभी, रास्ते में अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया और भैया ने वहीं दम तोड़ दिया। उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप नीचे चलिए, सब लोग आपको बुला रहे हैं। उसकी बातों ने जैसे मेरे पैरों से जमीन ही खींच ली। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, सांस अटकने लगी। मुझे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़ा, किसी तरह संभाला और मुझे नीचे ले गई। नीचे हॉल में पहुंचकर देखा तो सफेद चादर में लिपटा एक शरीर फर्श पर रखा हुआ था। उसके चारों तरफ घर वाले और रिश्तेदारों की भीड़ थी। मेरी सास, देवर और नंदें बुरी तरह विलाप कर रहे थे। मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जो इंसान कुछ ही देर पहले मेरे सामने बैठकर मुस्कुरा रहा था, मेरी बातें सुन रहा था, वही अब इस तरह निश्चल पड़ा हो सकता है। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक ही पल में उजड़ गई हो। मैं तो अभी कुछ घंटे पहले ही सुहागन बनी थी और अब अचानक मुझे यह शब्द सुनना पड़ रहा था कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरी सास मुझे अपने पास बिठाकर गले लगाकर रोने लगीं और टूटे हुए स्वर में बोलीं, देखो, तुम्हारा पति हमें अकेला छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर में मेरे मायके वाले भी वहां पहुंच गए। मेरे भाई का तो जैसे कलेजा फट रहा था। उसका सबसे करीबी दोस्त इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चला गया था। वह बार बार आदित्य का नाम लेकर फूट फूट कर रो रहा था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन गया। आदित्य का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम जाता। मैं इतना रोई, इतना टूटी कि आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ी। जब तक मुझे होश आया, तब तक आदित्य के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। मेरी माँ मुझे देख देख कर रो रही थीं। वह कह रही थीं, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आने ही वाली थीं। सोचा था, अब इसका घर बस जाएगा। पर किस्मत ने इसे इतना बड़ा दर्द दे दिया। मैं अपने पति को याद करते करते इस कदर बिखर गई थी कि खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। मेरा मन किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं था कि जो आदमी अभी कल तक मेरे सपनों का हिस्सा था, वह इतनी जल्दी, यूं अचानक मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जा सकता है। वह तो बस अपने दोस्त को एयरपोर्ट से लेने गया था। उसने खुद कहा था, मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। लेकिन वह ऐसा गया कि दोबारा कभी वापस ही नहीं आया। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने मेरी माँ से साफ शब्दों में कहा कि अब मैं, उनके बेटे की विधवा, इसी घर में रहूंगी। धीरे धीरे सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। मेरे मायके वाले भी वापस चले गए और मैं अपने ससुराल में ही रह गई, अपने टूटे हुए सुहाग के साथ, एक ऐसी जिंदगी के बीच जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य की मौत को 1 हफ्ता बीत चुका था जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी सास मेरे पास बैठकर मुझे दवाइयां देती रहीं। दवा खाने के बाद मेरे सिर में लगातार दर्द रहने लगा और मैं लगभग पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोती रहती। एक दिन मेरी हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सांस ही नहीं आ रही। मैं घबराहट में अजीब हरकतें करने लगी। कभी खुद को मारने लगती, कभी कमरे का सामान उठा उठाकर फेंकने लगती। बस इतना चाहती थी कि किसी तरह सांस खुल जाए। उस घुटन और तड़प में मैं चीखती चिल्लाती रही और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। शायद मैं 2-3 दिन तक बेहोश रही। जब आखिरकार आंख खुली और होश आया तो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। मेरे आसपास सफेद दीवारें थीं। पास ही एक नर्स खड़ी थी। उसने मुझे जागते देख कहा, अब कैसा लग रहा है?
मैंने थके हुए स्वर में कहा, ठीक हूँ। वह बोली, 1-2 दिन में और बेहतर महसूस करोगी, फिर तुम्हें तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। मैंने पूछा, किस कमरे में भेज दिया जाएगा? और मेरी फैमिली कहाँ है? मुझे क्या हुआ था? वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे, यहाँ जो लोग आते हैं, वे सब अकेले ही आते हैं। उनके साथ पूरा परिवार नहीं रहा करता। पागल खाने में हर किसी के साथ घरवाले तो नहीं बैठे रहते ना। मैंने घबराकर पूछा, क कौन सा पागल खाना? वह बेफिक्र अंदाज में बोली, अरे, यही मानसिक अस्पताल, जहाँ तुम अभी एडमिट हो। यहाँ दिमागी रूप से बीमार मरीजों का इलाज होता है। मैं हड़बड़ाई, लेकिन मैं तो पागल नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसने लगी और बोली, हर मरीज यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। यही तो उनका पहला डायलॉग होता है। ये कहकर वह हंसती हुई आगे बढ़ गई। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि आसपास कई दूसरे मरीज भी थे। कोई बिस्तर पर लेटा अजीब हरकतें कर रहा था, कोई खुद से ही बातें कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। यह सब देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मुझे सच्चाई समझ में आ गई। मैं सच में एक मानसिक अस्पताल में थी। मैं खुद से सवाल करने लगी, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो बस सदमे में थी, लेकिन पागल तो बिल्कुल नहीं थी। इतना सोचते सोचते दिमाग सुन्न होने लगा और मैं चीखते हुए चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैं पागल नहीं हूँ। मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। मुझे अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जातीं, जिनसे मेरा दिमाग भारी हो जाता, शरीर ढीला पड़ जाता और मैं सुन्न सी एक तरफ पड़ी रह जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ कौन छोड़कर गया। किसने तय कर दिया कि मैं पागल हूँ? यहाँ पागल मरीजों के लिए छोटे छोटे अलग कमरे बने थे, जो किसी जेल की कोठरी की तरह लगते थे। मुझे भी इन्हीं में से एक संकरे कमरे में रखा गया था। उस कमरे की चारदीवारी मुझे हर पल यह एहसास दिलाती कि मैं किसी बंद कैद खाने में फंसी हुई हूँ। किसी को किसी से ज्यादा मिलने नहीं दिया जाता था, ताकि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं रोज वार्डन को पुकारती, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मेरे घर वालों को फोन करो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ जैसे दीवारों में गुम हो जाती। कोई सुनता ही नहीं था। मैं चीखती, रोती, चिल्लाती रहती। ज्यादा सोचने और रोने की वजह से मेरा दिमाग और कमजोर होता जा रहा था। एक रात, आधी रात के करीब, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी एक महिला वार्डन मेरे पास आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और ठहरकर बोली, तू तो बहुत खूबसूरत है। क्या सच में पागल नहीं है? उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद कोई मेरी बात समझ रहा है। मैंने जल्दी से उठकर कहा, हाँ, मैं सच में पागल नहीं हूं। मुझे यहां से बाहर जाना है। वह मेरी बात सुनकर धीमे स्वर में बोली, अच्छा, अगर तू पागल नहीं है तो ठीक है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहां से निकलने में। मैं उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगी, लेकिन फिर वह आगे झुककर बोली, उसके लिए तुझे डॉक्टर साहब को खुश करना होगा। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। मैं बस उलझी हुई आंखों से उसे देखती रह गई। शायद उसे मेरे चेहरे पर फैली घबराहट साफ दिख गई, इसलिए वह बोली, अरे, इतना मत सोच। मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तुझे यहां से निकलवा दूंगी। मुझे पता है कि तू पागल नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर हल्की सी उम्मीद जागी। मुझे लगा, शायद सच में यह मेरी मदद करना चाहती है। लेकिन असल में वह मेरी मदद करने नहीं, बल्कि कुछ और इरादे लेकर आई थी। वह बड़ी ही सोच समझकर किसी प्लान के तहत मेरे करीब आई थी। वह मुझे अपने साथ लेकर सीनियर डॉक्टर के केबिन तक ले गई। वहां पहुंचकर उसने मुझे डॉक्टर के सामने खड़ा किया और उनसे बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये लड़की सच में पागल नहीं है। इसे आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठे बैठे मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, जैसे किसी चीज का मुआयना कर रहा हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर इसकी मदद तो जरूर करनी चाहिए। मैं तुरंत डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं हकलाती हुई बोली, प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे यहां से बाहर निकाल दीजिए। मैं पागल नहीं हूं। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। डॉक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर मेरे हाथ पकड़ लिए और मीठे स्वर में बोला, हाँ, हाँ, मुझे पता है, तुम पागल नहीं हो। तभी तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। वह बोला, तुम यहां आराम से बैठो, मैं अभी आता हूं। उसकी बात सुनकर मैंने थोड़ी तसल्ली की सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई।
डॉक्टर और वह वार्डन दोनों केबिन से बाहर निकल गए। जाते समय डॉक्टर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा, दोनों थोड़ी दूरी पर खड़े किसी गहरी बातचीत में मशगूल थे। उनके चेहरों के हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि वे मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, और मेरा कलेजा अनजानी दहशत से धड़कने लगा। मैं खिड़की के पास जाकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। मैंने साफ देखा कि डॉक्टर ने अपनी जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा कि आज उसने उसका दिल खुश कर दिया है, क्योंकि यह लड़की सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अब वह जा सकती है। ये सब देखकर मेरे होश उड़े हुए थे। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ करने क्या वाले हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर मुड़कर वापस केबिन की तरफ आ रहा है, तो मैं जल्दी से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कुछ देखा ही न हो। कमरे में घुसते ही उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं घबराकर खड़ी हो गई और बोली, डॉक्टर साहब, आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? वह मेरे पास आया और बेहद मुलायम आवाज़ में बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहते कहते वह धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा और जानबूझकर मुझे छूने लगा। मैंने झटके से उसे धक्का दिया तो वह थोड़ा लड़खड़ाया, पर गिरने से खुद को संभाल लिया। अगले ही पल उसने गुस्से में मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और दांत भींचकर बोला, तुम्हारी इस खूबसूरती के लिए मैं अभी अभी वार्डन को अच्छे खासे पैसे देकर आया हूं। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है और न ही चिल्लाने की। मैंने चीखते हुए कहा, तो तुम लोग यहाँ मासूम लड़कियों के साथ यही सब करते हो? वह ठंडे लहजे में बोला, हाँ, ऐसा ही समझ लो। और अब तुम्हारी बारी है। मेरे हाथ जोड़ने, रोने, गिड़गिड़ाने, कितनी ही बार मना करने के बावजूद उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उस वक्त मेरी चीख भी जैसे दीवारों में दफन हो गई। इसके बाद उसने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगने के कुछ ही मिनटों बाद मेरे हाथ पैरों में इतनी कमजोरी भर गई कि मैं ठीक से खड़ी तक नहीं रह पा रही थी। गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शायद वह इंजेक्शन इसीलिए लगाया गया था कि मैं पूरी तरह कमजोर पड़ जाऊं और न तो किसी को कुछ बता सकूं, न ही यहां से भागने की हिम्मत रखूं। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से मेरे उसी छोटे से कमरे में भेज दिया गया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी, शरीर बिल्कुल सुन्न, लेकिन आंखें और कान सब कुछ महसूस कर रहे थे। मैं सब देख भी सकती थी, सब सुन भी सकती थी, लेकिन अपने शरीर पर मेरा जरा भी बस नहीं था। उस पल मुझे अपनी जिंदगी से घिन होने लगी थी। मैं जानती थी कि मैं पागल नहीं हूं, पर इन लोगों ने मुझे सचमुच मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था, मुझे यहाँ लाया कौन था? मैं तो अपने ससुराल में थी, फिर किसने तय कर दिया कि मुझे इस नरक में डाल दिया जाए? मैंने मन ही मन ठान लिया था कि जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत और शरीर थोड़ा संभल रहा है, मैं किसी भी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगी। पर यहाँ सुरक्षा इतनी सख्त थी कि भागने का ख्याल भी डराने लगता था। एक रात फिर वही वार्डन मुझे लेने आई ताकि मुझे दोबारा डॉक्टर के कमरे में ले जाया जा सके। मैंने उससे बार बार मना किया, उसे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे जाने मत ले जाओ, लेकिन मेरे इनकार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात मेरे साथ फिर से वही सब दोहराया गया जो पहली बार किया गया था। मेरी आत्मा तक थक चुकी थी। कई दिन इसी तरह गुजरने लगे। फिर 2 दिन ऐसे आए जब मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। शायद डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ था। ये मौका मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जब जब वह मौजूद होता था, मुझे वह कमजोरी वाला इंजेक्शन जरूर लगवाता था, जिससे मैं घंटों बिस्तर से भी न उठ पाती। इन 2 दिनों में दवाइयों का असर थोड़ा कम हुआ, तो मैं अपने आप को पहले से कुछ बेहतर महसूस करने लगी। शरीर में थोड़ा बहुत दम लौटा, तो मैंने तय किया कि अगर आज कुछ नहीं किया, तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं चुपचाप दीवारों और परछाइयों से बचती सिमटती गलियारे से होती हुई अस्पताल के बड़े गेट के पास तक पहुंच गई। पर गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। मुझे उससे बचकर बाहर निकलना था। तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई, तो मैं घबराकर जल्दी से एक कोने में छुप गई। वहां से झांक कर देखा तो एक वार्ड बॉय गार्ड से बात कर रहा था। दोनों किसी बात में इतने डूबे हुए थे कि मेरी तरफ किसी की नजर ही नहीं गई। उनके व्यस्त होने का फायदा उठाकर मैंने धीरे से गेट की कुंडी खोली और फुर्ती से बाहर निकल आई। ठंडी रात की हवा
चेहरे से टकराई तो एहसास हुआ कि मैं सच में उस बंद दरवाजे के पार खड़ी हूं। पूरी रात अंधेरी सड़कों पर भटकते हुए मुझे दूर कहीं हल्की रोशनी दिखी। वह सड़क किनारे बना एक ढाबा था जो इस समय बंद पड़ा था, क्योंकि रात के तकरीबन 4 बज रहे थे। मैं थकान और भूख से निढाल होकर ढाबे के बाहर ही जमीन पर लेट गई। वहीं पड़े पड़े न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब ढाबे का मालिक आया तो उसने मुझे देखा और हैरानी से पूछने लगा, तुम कौन हो? मेरी हालत बहुत बुरी थी। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। गला सूखा हुआ था, आवाज बमुश्किल निकल रही थी। बाल पूरी तरह उलझे हुए, कपड़े मैले, चेहरा गंदगी से भरा। वह थोड़ी देर मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। शायद वह समझ चुका था कि मैं किसी अस्पताल या मानसिक संस्थान की मरीज हूं, क्योंकि मैंने वहीं की यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहन रखी थी। उसने फिर पूछा, कहाँ से आई हो? मैंने मन ही मन तय कर लिया कि उसे यह नहीं बताना कि मैं पागल खाने से भाग कर आई हूं। बस धीमी आवाज में इतना कहा, साहब, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, कई दिन से भूखी हूं। मेरी हालत देखकर उसे लगा कि मैं भीख मांगने वाली कोई औरत हूं। उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे मुझे खाना दे दिया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया, लेकिन वहां से कहीं और जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब उसके ग्राहक आने लगे तो वह बार बार मुझे वहां से हटने के लिए कहने लगा, पर मेरे पैर जैसे वहीं जम गए थे। काफी देर बाद मैं किसी तरह अपने पुराने मोहल्ले की तरफ चल पड़ी, जहां मेरी माँ का घर था। रास्ते में मैंने जानबूझकर अपना हुलिया और ज्यादा बिगाड़ लिया, ताकि अगर कोई जान पहचान वाला दिख भी जाए तो दूर से मुझे पहचान न सके। लेकिन दिल के किसी कोने में यह यकीन था कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगी, मेरी माँ और भाई मुझे पहचान ही लेंगे। जब मैं आखिरकार अपनी मम्मी के घर पहुंची और दरवाजे पर नजर डाली, तो वहां ताला लटका देखकर मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इतनी मुश्किल से, इतनी दूर से चलकर मैं यहां तक पहुंची थी और घर वीरान पड़ा था। मैंने सोचा, शायद सब लोग कहीं बाहर गए होंगे और थोड़ी देर में लौट आएंगे। सुबह से शाम हो गई। मैं घर के सामने ही टहलती रही, इंतजार करती रही कि कब कोई अपना चेहरा दिखे, पर कोई नहीं आया। आसपास के पड़ोसियों से हिम्मत जुटाकर पूछा तो एक औरत बोली, ये लोग तो अपनी बेटी के पागल हो जाने के बाद ये शहर ही छोड़कर चले गए। सुना है कहीं और बस गए हैं। उस औरत ने मुझे गौर से देखा भी नहीं। वह मुझे पहचान ही न सकी। उसकी नज़र में मैं बस एक मैले कुचैले कपड़ों में भीख मांगने जैसी कोई औरत थी। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। भूखी, प्यासे, टूटे दिल के साथ मैं अपने पुराने घर के बाहर खड़ी रही, और जब शाम गहराने लगी तो दोबारा उसी ढाबे की तरफ लौट आई जहां पिछली रात ठहरी थी। थकान से बदन टूट रहा था, लेकिन पेट की आग और भी ज्यादा सताने लगी थी। मैंने सोचा, शायद ढाबे का मालिक फिर से मुझे खाने को कुछ दे दे। मैं किसी तरह वहां पहुंची और मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कांपती आवाज में कहा, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ आपके ढाबे के पीछे जमीन पर लेटकर सो जाया करूंगी। बस मुझे यहाँ से भगाइए मत। मेरे पास इस जगह के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। मेरी वजह से आपके कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। ढाबे का मालिक दिल का बुरा नहीं था। उसने मेरी दयनीय हालत देखी और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। बस इतनी ही मदद कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए यही काफी है। रात गहराने लगी थी। खाना मिलने के बाद मैं ढाबे के पीछे वाले खाली हिस्से में जाकर जमीन पर ही लेट गई। दूर कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो मेरे डर को और बढ़ा रही थीं। आज पहली बार मुझे सच में महसूस हुआ कि मेरे सिर से हर तरह की छत छिन चुकी है। खुले आसमान के नीचे, बिल्कुल अकेली, बिना किसी अपने के। पिछली रात तो शरीर इतना थक चुका था कि डर पर नींद भारी पड़ गई थी, लेकिन आज डर ने नींद को भी भगा दिया था। मैं लेटे लेटे रोने लगी, फिर अचानक उठकर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। दिमाग में एक साथ न जाने कितने ख्याल उमड़ने लगे। बीता हुआ घर, भाई, माँ, आदित्य, पागलखाना, डॉक्टर, भागना, सब कुछ एक बुरे सपने की तरह घुमड़ने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मैं चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ी तो देखा, एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर घनी सफेद दाढ़ी
और उलझे हुए सफ़ेद बाल थे। उसने बेहद पुराने, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल सूरत भी किसी भिखारी जैसी ही थी। मैं डर गई, थोड़ी पीछे सरक गई। वह धीमी मगर साफ आवाज में बोला, डर मत, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? उस आदमी की बात सुनकर मेरे भीतर फिर से डर उठने लगा था। मन में आया कि कहीं यह भी कोई ऐसा इंसान न हो जो मुझे बहला फुसलाकर किसी और मुसीबत में धकेल दे, जैसा अब तक मेरी जिंदगी में कई बार हो चुका था। लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि अब तक जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है, शायद उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। शायद मेरे चेहरे पर चल रही उथल-पुथल उसे साफ दिख रही थी। वह धीमे स्वर में बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम बहुत सुंदर लड़की हो। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि वक्त ने तुम्हें बहुत ज्यादा रुलाया है। मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा। दुनिया मुझे पागल समझती है। इस ढाबे वाला मुझे भिखारी औरत से ज्यादा कुछ नहीं मानता। ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? वह बिना हिचक के बोला, मैंने पहले ही कहा, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानता हूं। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे तुम मानसिक अस्पताल तक पहुंची, सब जानता हूं। इसलिए तो तुम्हें शादी का प्रस्ताव दे रहा हूं। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम हो कौन? वह बोला, ऐसा समझ लो कि मैं भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक साधारण सा इंसान हूं जो तुम्हारी मदद करने आया है। मैं कुछ देर तक चुप रही। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। फिर थके हुए मन से बोली, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। वह मुस्कुराया और बोला, फिर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं अपनी होने वाली पत्नी को ऐसी सुनसान सड़क पर खुले आसमान के नीचे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह मुझे अपने साथ लिए थोड़ी दूरी पर बने एक घर तक ले गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की लाइट ऑन की, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर पूरी तरह सजा-धजा, सलीकेदार और आरामदायक घर था। बेड, सोफा, किचन, सजावट, सब कुछ एक अच्छे फ्लैट जैसा। मैं मन ही मन सोचने लगी, यह आदमी तो सड़क पर भीख मांगने वाला लगता था। फिर इसके पास इतना अच्छा घर और इतनी सुविधाएं कैसे हैं? अभी मैं इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि अचानक पीछे कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ उतार रहा था। मैं ध्यान से उसे देखती रही, पर जैसे ही उसका असली चेहरा सामने आया, मेरे मुंह से तेज चीख निकल गई। मैं बेहोश होने ही वाली थी कि उसने फुर्ती से आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। वह कोई अजनबी नहीं था। वह तो मेरा अपना पति, आदित्य था। मैं हाँफती हुई, कांपती आवाज में बड़बड़ाई, तुम, लेकिन तुम तो मर चुके थे। फिर ये सब क्या है? सवालों का सैलाब मेरे दिमाग में घूमने लगा। उसने नरमी से कहा, घबराओ मत, अनन्या। बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। उसने पहले मुझे ठंडा पानी पिलाया, फिर मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सच बयां करना शुरू किया। उसने कहा, शादी वाली रात मेरा एक दोस्त, जो अमेरिका में रहता है, मेरी वेडिंग अटेंड करने वाला था, लेकिन उसने दिन में ही मैसेज कर दिया था कि वह आ नहीं पाएगा। रात को अचानक एक कॉल आई। उस नंबर पर उसी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कहा, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं, मुझे लेने आ जाओ। मैं उसी को लेने के लिए कार से निकला था और रास्ते में उससे मोबाइल पर बात कर रहा था। मैंने उससे कहा, तू बस 5 मिनट रुक, मैं एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला हूं। ये सुनकर वह हैरान हो गया और बोला, तू एयरपोर्ट क्यों आ रहा है? तेरी तो आज पहली रात है। तू तो अभी तक अपनी पत्नी के पास भी ठीक से बैठा नहीं होगा। मैं पहले तो हंस पड़ा और बोला, ये कैसी बातें कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो तूने खुद कॉल करके कहा कि एयरपोर्ट पहुंच गया है। वह गंभीर आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं की। दिन में ही बता दिया था कि आ नहीं पाऊंगा। तू खुद अपने मोबाइल पर नंबर चेक कर, किसने फोन किया था? मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े पकड़े दूसरे हाथ से कॉल हिस्ट्री देखी तो दंग रह गया। कॉल उसके नंबर से आई ही नहीं थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि यह सारा खेल किसका है, तभी अचानक पीछे से किसी गाड़ी ने मेरी कार को जोर से टक्कर मारी। मेरी कार बुरी तरह हिलते हुए आगे बढ़ी और तेजी से जाकर पेड़ से टकराई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया
तो खुद को हमारे पुराने फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक में पाया। पूरे बदन पर चोटें थीं, लेकिन जान बच गई थी। डॉक्टर अंकल मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त हैं। वे मेरा इलाज कर रहे थे। उन्होंने मुझे अकेला पाकर गंभीर आवाज में कहा, देखो आदित्य, तुम्हारा यह एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ, इसे प्लान करके करवाया गया है। फिर उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सौतेली माँ यहाँ आई थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें जहरीला इंजेक्शन दे दूं ताकि तुम मर जाओ। बदले में उसने बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए। वह ये बात जानती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट जानलेवा नहीं था। डॉक्टर अंकल ने कहा, मैंने पैसे ले तो लिए ताकि उसका प्लान समझ सकूं, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता था। तुम्हारे पापा मेरे दोस्त थे। मैं जानता हूं तुम्हारी सौतेली माँ तुम दोनों के साथ क्यों ऐसा कर रही है। आदित्य ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, मैं अपने डैड का इकलौता बेटा हूं। मुझ पर बचपन से ही बहुत प्यार था। मम्मी के गुजरने के बाद डैड ने दूसरी शादी की और मेरी सौतेली माँ अपने पहले पति से 2 बेटियां और एक बेटा लेकर आई थीं। मेरे डैड ने अपनी समझ से सही मानते हुए मरने से पहले अपना सारा बिजनेस, कंपनी और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। यहीं से मेरी सौतेली माँ के मन में जर भर गया। उसे लगता था कि डैड को प्रॉपर्टी बराबर बराबर 5 बच्चों में बांटनी चाहिए थी। उसने सोचा, अगर मैं ही इस दुनिया में से हट जाऊं तो सब कुछ उसके बच्चों के हाथ में आ सकता है। उसने प्लान के तहत मेरा एक्सीडेंट करवाया और साथ ही तुम्हें भी अपनी राह का कांटा समझा। उसने ही हॉस्पिटल और उस मानसिक संस्थान के कुछ लोगों को पैसे देकर तुम्हें पागल घोषित करवाया ताकि तुम अपनी जिंदगी से, अपनी आवाज से, अपने हक से बिल्कुल कट जाओ। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को भी यकीन दिला दिया कि तुम सचमुच पागल हो चुकी हो और तुम्हारे लिए वही जगह ठीक है। मेरे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर अंकल ने मेरी जान तो बचाई, लेकिन बाहर दुनिया के सामने यह खबर फैला दी कि मैं मर चुका हूं। असल में उन्होंने किसी और अनजान मृत शरीर को मेरे नाम से सौंप दिया ताकि मेरी सौतेली माँ को लगे कि उसका प्लान सफल हो गया। डॉक्टर अंकल ने मुझे अपने घर में छुपा कर रखा जब तक कि मैं ठीक न हो जाऊं। कुछ हफ्तों बाद जब शरीर थोड़ा संभला तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में तुम्हारा ही आया। मुझे लगा तुम्हें शायद तुम्हारे मायके भेज दिया गया होगा या तुम अपने भाई के घर पर होगी। मैंने अपनी पहचान बदल ली, दाढ़ी, गंदे कपड़े, भीख मांगने जैसा हुलिया, ताकि कोई मुझे पहचान न सके और मुझे मारने की कोशिश दोबारा न करे। मैं रोज तुम्हारे पुराने मोहल्ले के आसपास मंडराता, तुम्हारे घर के आगे चक्कर लगाता, पर तुम कहीं नजर नहीं आई। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहाँ छुपा दिया गया है। बस इतना भरोसा था कि अगर तुम कहीं भी हो, एक दिन मायके जरूर आओगी। उस दिन जब तुम थकी मांदी, टूटी हालत में अपने पुराने घर के सामने पहुंची, मैं थोड़ी दूर से तुम्हें देख रहा था। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर दिल टूट गया। मुझे लगा शायद मेरी ही वजह से तुम्हारे साथ यह सब हुआ। जब तुमने ताला लगा देखा, वहां बैठकर रोती रहीं, फिर देर शाम को वापस ढाबे की तरफ लौटी। मैं पूरे समय तुम्हारे पीछे पीछे था। मैंने तय कर लिया था कि अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी रात जब तुम ढाबे के पीछे जमीन पर सोने की कोशिश कर रही थीं, मैंने तुमसे बात करने की हिम्मत जुटाई और उसी बहाने तुम्हें यहां ले आया। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, ये घर असल में मेरे एक पुराने दोस्त का है। मेरे डैड ने दूसरे शहर में एक सीक्रेट बंगला बनाया था जिसे उन्होंने सिर्फ मेरे नाम किया। मेरी सौतेली माँ और उसके बच्चों को इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं। उस बंगले की चाबी मेरे इसी दोस्त के पास थी। हम कॉलेज के दिनों में कभी कभी यहाँ आकर पार्टी किया करते थे। अब मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊंगा। हम दोनों उस बंगले में रहेंगे और अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करेंगे, बिना किसी लालच, साजिश और डर के। आदित्य की बातें सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वह भी अपनी जान पर खेलकर लौटा था और मैं भी एक नर्क जैसे द्वार से गुजरकर यहाँ तक पहुंची थी। फिर मैंने भी उसे अपने साथ हुए हर जुल्म की कहानी सुनाई। मानसिक अस्पताल, डॉक्टर, इंजेक्शन, कैद जैसा कमरा, भागना, ढाबा, भूख, मायके का सूना दरवाजा, सब कुछ। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है अनन्या। जो कुछ हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह पीछे छोड़ दो। तुम्हारी सच्चाई यह है
कि तुम मेरे साथ हो और अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों उस सीक्रेट बंगले में शिफ्ट हो गए। वहां पहुंचकर आदित्य ने फिर से खुद को खड़ा करने की ठानी। उसने ऑनलाइन काम से शुरुआत की, फिर नए समय और टेक्नोलॉजी को समझते हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए और धीरे धीरे अपनी काबिलियत के दम पर फिर से एक अच्छा बिजनेस सेटअप खड़ा कर लिया। हम दोनों ने बहुत सब्र से, बहुत चुपचाप सब सहा। जो अन्याय उसकी सौतेली माँ ने हम दोनों के साथ किया, उसके बारे में हमने कई बार सोचा कि कानूनी कार्रवाई करें, पर फिलहाल हमने बस यही भरोसा रखा कि ऊपर वाला हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। मेरे घरवालों के बारे में बाद में पता चला कि जब लोगों ने माँ और आरव को ताने मार मार कर जीना हराम कर दिया। तुम्हारी बेटी अपशकुनी है, शादी की पहली रात ही पति मर गया, अब पागल खाने में पड़ी है, तो उन्होंने मजबूर होकर वह मोहल्ला ही छोड़ दिया और किसी दूर शहर में जाकर बस गए। यह बात जानकर दिल फिर से टूट गया, लेकिन एक सुकून भी था कि वे जिंदा हैं। बस मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि दुनिया की नज़रों में मैं पागल घोषित कर दी गई थी। आज, इतने तूफानों के बाद, मैं अपने पति के साथ एक सुकून भरी, साधारण मगर इज्जतदार जिंदगी जी रही हूँ। हमारे पास अब पहले जैसी बड़ी शोहरत, नाम या शानो शौकत नहीं है, लेकिन हमारे बीच भरोसा, साथ और सच्चा प्यार है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।